हैं उसका निर्माण कैसे किया जाता है। हम एक रियल एस्टेट कंपनी की साइट पे हैं जहां पे एक बहुमंजिली इमारत बन रही है। हमारे साथ स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, साइट मैनेजर हैं। इस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो रॉड के मामले में हो, सीमेंट हो या फिर स्टील हो। किस तरह के एहतियात आप बरतते हैं और स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इंपॉर्टेंट है? डिजाइन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जब डिजाइन होती है तो उसमें 3-4 चीज़ें खास ख्याल रखा जाता है। एक तो ये भूकंप रोधी हो। जब डिजाइन होता है तो जितनी स्टोरी बिल्डिंग है उसके हिसाब से मटेरियल हम डिजाइन के दौरान ही सेट करते हैं। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट और FE 500D जो डक्टाइल डिटेलिंग के लिए आ रहा है स्टील, वो यूज़ होता है। इस निर्माण स्थल के जो ये कंस्ट्रक्शन काम जहां चल रहा है, हम उसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे और साइट पे जाकर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये निर्माण काम चल रहा है। जो कारीगर हैं उनको किस तरीके से ट्रेन किया जाता है। हमारे साथ प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। हम इस पॉइंट पे जो ये प्रोडक्ट देख रहे हैं ये क्या है और इस तरह की जब ऊंची बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसमें इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उसका फायदा क्या है? ये केमिकल है हमारा हिल्टी RE 500 और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीबारिंग। तो जहाँ कहीं पर भी हमें इस तरह का होता है कि हम डायरेक्ट कास्टिंग में बार्स नहीं ले सकते तो हम उसको एंकरिंग के लिए पूरी स्ट्रेंथ देने के लिए हम हिल्टी केमिकल से रीबारिंग करते हैं और इसकी जो प्रॉपर डेप्थ ली जाती है, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ का टेस्ट किया जाता है जिससे कि पूरी इसकी बॉन्डिंग स्ट्रेस पूरा है नहीं है। उसके बाद हम इसको आगे करके इसको कास्ट करेंगे जिससे क्या होगा, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो अपने आप में पूरी मिलेगी। इस बहुमंजिली इमारत के हम टॉप फ्लोर पे हैं। हमारे साथ स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं जो हमें बता रहे हैं कि इसका निर्माण किस तरीके से किया जा रहा है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर ये जो आप देख रहे हैं जो स्ट्रक्चरल डिजाइन ये है, इसमें क्या खास है? इसमें खास ये है कि एक तो जितनी ऊंचाई बिल्डिंग जा रही है तो आप देख रहे हैं कि कॉलम का साइज काफ़ी बड़ा है और 32 mm डायमीटर की स्टील यूज़ किया जा रहा है। कंक्रीट ग्रेड M40 हम यूज़ कर रहे हैं और दूसरा जो रिंग्स जो इसमें लगाए जा रहे हैं उसका मेजर रोल होता है डक्टाइल अर्थक्वेक के समय डक्टिलिटी प्रोवाइड करने में। ऐसे तमाम सवाल हैं जो बिल्डर्स हैं या जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं, अथॉरिटी से मिलीभगत होती है और इस तरह के सवाल उठते रहते हैं। इस बात को ट्रैक करने के लिए अथॉरिटी के लेवल पे क्या किया जाना चाहिए? जो नियामक है उसको कहाँ पे इस बात का ध्यान रखना चाहिए? रेगुलर चेकिंग ही इसका उपाय है कि जो आप नक्शा पास करा रहे हैं या फिर जो डिजाइन आ रहा है जो स्ट्रक्चर इंजीनियर ने दिया है या फिर अगर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से या अथॉरिटी से वेटेड है, नक्शों के आधार पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी थोड़े समय पे चेकिंग होती रहनी चाहिए। केवल नक्शा पास कर देना और या फिर उसका एक अपनी किताब पूरी करना वो उसका सोल्यूशन नहीं है। आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देखें तो इस तरह की जो बिल्डिंग बन रही है, भूकंप रोधी बिल्डिंग, एक आम आदमी अपना घर बनाए, छोटा सा घर बनाए, उसके निर्माण में और इसके निर्माण में कीमत की बात अगर हम करते हैं तो कितना फर्क होता है? आमतौर पे जो अनडिजाइंड, जिसको अनडिजाइंड आप कहें, मकान जो बनते हैं करीब 80% तो संख्या उन्हीं की है कि जो जिनमें किसी भी इंजीनियर की सलाह न ली जाती है उसमें, और जो डिजाइंड है उनमें करीब 10 to 15% का अंतर होता है कॉस्ट का। कॉस्ट मतलब उसमें स्टील का ही कंजम्पशन का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हमने अपने दर्शकों को इंजीनियर के जरिए, जो आर्किटेक्ट है उनके जरिए, प्रोजेक्ट मैनेजर के जरिए ये बताने की कोशिश की उस साइट पे पहुंच के कि जो भी बिल्डिंग बन रही है उसका निर्माण किस तरीके से किया जा रहा है। आप जो घर बनाएं उसका निर्माण किस तरीके से करें, मटेरियल का इस्तेमाल उसी तरीके से करें जिस तरीके से एक बड़ी इमारत में होनी चाहिए ताकि वो सुरक्षित हो, भूकंप रोधी हो। कुछ पैसों के चक्कर में आप अपने जान को जोखिम में न डालें, ये हमारी मुहिम है जिसे समझना हम सभी के लिए बेहतर होगा। कैमरा पर्सन SK के साथ प्रकाश प्रियदर्शी, लाइव इंडिया, ग्रेटर नोएडा।